हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्राइब्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 यानी कि प्लानिंग, जिसे हम हिंदी में नियोजन कहते हैं, पढ़ने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है नियोजन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसमें हम कुछ कदम होते हैं, कुछ कदम निहित होते हैं जिनका पालन करके ही हम नियोजन कर सकते हैं। तो नियोजन में सबसे पहला कदम है उद्देश्य निर्धारित करना। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और परिभाषित भी करते हैं। परिभाषित क्यों करते हैं? परिभाषित का मतलब होता है कि हमारे संगठन में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें जानकारी देते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। उन्हें जानकारी देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए नियोजन प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा कदम है सीमाएं विकसित करना। हमारी जो नियोजन प्रक्रिया है वो कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। क्या तत्व? कुछ तत्व आंतरिक होते हैं और कुछ तत्व बाहरी होते हैं। यानी कि हम जो भी मन में सोचते हैं वो कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी बिक्री बढ़ाएंगे तो बिक्री बढ़ाने के लिए हमें उत्पादन भी करना होगा। उत्पादन करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, अगर हमारे पास मशीन ही नहीं रहेगा ज्यादा तो क्या हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमारा नियोजन सफल हो ये कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। यानी सीमाएं विकसित करना, डेवलपिंग प्रेमाइसेस का अर्थ होता है कि इन तत्वों को ध्यान में रखना, उनका पूर्वानुमान लगाना। तत्व दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक तत्व या आंतरिक आधार क्या क्या होते हैं? इंटरनल प्रेमाइसेस जिसको बोलते हैं, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन आदि। ये इन फैक्टर्स को, इन आंतरिक आधार को ध्यान में रखकर ही हम नियोजन करते हैं। और बाहरी आधार यानी कि एक्सटर्नल प्रेमाइसेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो संगठन के कंट्रोल में नहीं है, जिनके अनुरूप ही हम नियोजन कर सकते हैं, वो है सरकारी नीति, व्यवसायिक प्रतियोगिता यानी बाजार में कितना कंपटीशन है, ग्राहकों की रुचि क्या है, बाजार में ब्याज का दर क्या है। ये सब आदि को ध्यान में रखकर ही हम नियोजन कर सकते हैं। तीसरा कदम वैकल्पिक कार्रवाइयों की पहचान करना। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसका कोई वैकल्पिक मतलब या उसको काम करने का दूसरा तरीका ना हो। संस्था में जब उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो एक ही कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसे हम अपनाते हैं और उसी को हम चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो तरीका हम अपनाते हैं वो उतना अच्छा नहीं निकलता। तो हमको क्या करना चाहिए? एक अच्छा नियोजनकर्ता वही होता है जो दूसरे वैकल्पिक मार्ग की पहचान करके रखे। अगर उसे जरूरत पड़े तो वो दूसरा कार्य करने के तरीके को अपना सके। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट यानी कि चौथा कदम है वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करना। वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करने का अर्थ होता है कि जो भी संस्था विकल्प चुनती है, एक कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं या विकल्प होते हैं, तो विकल्पों का मूल्यांकन करना भी मतलब कोई भी विकल्प या कोई भी काम करने का तरीका अगर हम अपनाते हैं तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब उस तरीकों को अपनाकर हमें अगर किसी प्रकार की समस्या आती है या नहीं आती, या अगर आती है तो वो समस्या कितनी बड़ी है या छोटी है, वो हम ये देखते हैं कि कोई भी विकल्प हो, कोई भी काम करने का तरीका है, कोई भी तरीका के अपने अपने गुण और दोष होते हैं। कोई भी विकल्प गुण और दोष मुक्त नहीं होता। यानी कि सभी विकल्पों में कुछ खूबी होती है और कुछ दोष भी होते हैं। एक विकल्प किसी एक
जगह अच्छा लगता है, कोई एक मापदंड पर वो खरा उतरता है तो दूसरे मापदंड पर नहीं। मान लीजिए कि एक विकल्प मतलब काम करने का तरीका, कुछ हम ऐसा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी एक काम करने का तरीका अपनाते हैं, वो फायदेमंद तो बहुत है, पर उसमें उस कार्य करने के तरीके में हमें पूंजी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और उसमें लाभ को कमाने के लिए हमें बहुत समय लगता है। मतलब कि पैसे, विकल्प तो बहुत अच्छा है, फायदेमंद भी है, बट उसमें पैसे बहुत अधिक खर्चे होते हैं, और जो लाभ हम कमाते हैं उसको उसमें कमाने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम दूसरे काम करने के तरीके को अपनाते हैं तो हम देखते हैं उसमें पूंजी तो कम लगती है, पर उसमें लाभ भी थोड़ा कम होता है। तो और लाभ अधिक या अथवा लाभ अधिक जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो नियोजन करता होता है वो विभिन्न विकल्पों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, और सर्व विकल्पों को मिक्स करके, एक मिश्रण करके एक नया विकल्प खोजता है जो उसके संगठन के लिए अच्छा होता है। तो विकल्पों का मूल्यांकन करना या वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना भी नियोजन प्रक्रिया का एक कदम है। अगला कदम यानी कि फिफ्थ पॉइंट, एक विकल्प का चयन करना। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है काम करने का, उसका हम चुनाव कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो देखा गया है कि मूल्यांकन के आधार पर जब हम ये देखते हैं कि कौन से विकल्प अच्छे हैं, तो एक से अधिक कई ज्यादा विकल्प, एक दो तीन विकल्प ऐसे निकल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और उसमें बहुत अच्छी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए एक से अधिक विकल्पों का चयन कर लेना ही न्याय संगत होता है। न्याय संगत का मतलब होता है कि बुद्धिमानी होती है, कि जो विकल्प हम कर ले चुनते हैं, अगर दो विकल्प अच्छे हैं, एक काम को करने का दो तीन तरीका अच्छा है, तो दोनों तीनों तरीकों को हमें चयन करके रख लेना चाहिए। एक विकल्प को लागू करके दूसरे को रिजर्व में रखना चाहिए। यदि मान लीजिए पहले काम करने वाला विकल्प, जो हम विकल्प लेकर काम कर रहे थे, जिस तरीके से हम काम कर रहे थे और जो पूर्वानुमान हम लगाए थे, अगर वो गलत हो गया, तो हम पहला विकल्प अगर असफल हो गया, तो हम जो दूसरा विकल्प सोच के रखे हैं उसको हम तुरंत लागू कर सकें और असफलता से बच सके। तो बच्चों, ये मेरा फिफ्थ प्लानिंग प्रोसेस का फिफ्थ स्टेप है, एक विकल्प का चुनाव का चयन करना। नेक्स्ट है योजना को लागू करना। प्रमुख योजना तथा सहायक योजना का निर्धारण कर लेने के बाद, मतलब जो मेन योजना है, जो प्लानिंग हम लोग किए हैं, वो उसको जब हम लोग लागू कर देते हैं, और योजना को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करते हैं, मतलब कौन सा काम पहले करेंगे, उसके बाद कौन सा कार्य करेंगे, अर्थात ये निश्चित कर लेते हैं कि कौन क्या करेगा और किस समय करेगा। इससे क्या हो जाता है कि जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेप, सेवेंथ स्टेप जो होता है, समीक्षा करना, यानी कि फॉलो अप। योजना लागू कर देने से ही नियोजन प्राप्त प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं जो है होती है वो हम भविष्य के लिए बनाते हैं, और भविष्य क्या होता है, भविष्य तो अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित भविष्य में सफलता को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी योजना है, जो हम नियोजन किए हैं, जो योजना बनाए हैं, उसको उसकी लगातार समीक्षा करती रहनी चाहिए। मतलब उसको लगातार उसको देखते रहना चाहिए कि जो भी हम योजना बनाए हैं वो उसी अनुसार, जैसा सोचे थे उसी के अनुसार कार्य हो रहा है नहीं। जिन मान्यताओं पर हम अपना योजना आधारित किए थे वो उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं। परिवर्तन होता अगर नजर आए, अगर हम देखते हैं कि कुछ बदलाव हो रहा है, तो योजना में भी हमें अगर फेरबदल करना पड़े तो हम उसे फेरबदल योजना के अंदर हमें करना पड़ेगा, ताकि हम नियोजन सफल कर सके। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में जब हम नियोजन की विशेषता पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि नियोजन एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। अर्थात नियोजन जो होता है वो एक
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार जो हम प्लानिंग कर लेते हैं उसमें समय अनुसार जैसा समय, जैसा मांग, जैसी नीति, जैसे सरकार की जरूरत, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अब जो भी प्लानिंग करेंगे वो भविष्य अनिश्चित है। अगर भविष्य में किसी प्रकार का बदलाव होता है, सरकार की नीति में बदलाव होता है, तो हमें अपनी योजनाओं में भी बदलाव करना होगा। तो बच्चों, आशा है आपको नियोजन प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। अगले क्लासेस में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नियोजन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। संस्था जो हमारी होती है, जो संस्था होती है, उसका आज के युग में संस्था के आकार और उसमें जो जटिलताएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब किसी भी संस्था में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए नियोजन का महत्व बहुत ही और भी बढ़ गया है। नियोजन इसलिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। तो जो नियोजन है वो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इसीलिए हम नियोजन को बहुत ही ज़रूरी और प्रबंध का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम मानते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे प्लानिंग का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नियोजन दिशा प्रदान करता है, यानी कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नियोजन प्रक्रिया द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब है नियोजन की मदद से हम कर्मचारियों को संस्था के अंदर ये बताते हैं कि संस्था का लक्ष्य क्या है, यानी कि नियोजन हमें रास्ता दिखाता है। इस प्रकार अगर हम नियोजन ना करें तो क्या होगा? तो नियोजन नहीं करेंगे तो संस्था का जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी काम को कैसे करना है ये हमें समझ में नहीं आएगा, और कैसे करना है ये भी नहीं समझ में आएगा। तो हम ये देख सक रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि नियोजन हमें रास्ता दिखाता है, हमेशा दिशा प्रदान करता है कि हमारे जो भी कार्य होंगे संस्था में वो क्या होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी अपने सेल्स टारगेट को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, तो संस्था के अंदर जितने भी प्रबंधक कार्य कर रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य होगा कि जो संस्था का उद्देश्य है सेल्स टारगेट को बढ़ाना, उसको वो हासिल कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है हमें दिशा यानी कि रास्ता दिखाती है। नियोजन का दूसरा महत्व है नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है, यानी कि प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो हम प्लानिंग करते हैं या नियोजन करते हैं वो हम भविष्य के लिए करते हैं, ये तो आपको पता है। और भविष्य क्या होता है? भविष्य तो अनिश्चित होता है। तो प्लानिंग करके हम क्या करते हैं, भविष्य में जो भी संभावित परिवर्तन हो सकता है या परेशानियां आ सकती हैं या जो भी कार्य हमारे सामने हो सकते हैं उसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उन काम को, उन क्रियाओं को हम अच्छे से कर सकें, इसके लिए हम पहले से नियोजन कर लेते हैं। इसलिए इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नियोजन जो है हमारी भविष्य की जो अनिश्चितता होती है, जो जोखिम होती है, उसको कम करती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये अनिश्चितता को कम करती है, मिटाती नहीं है। लेकिन प्लानिंग की मदद से हम अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। नियोजन के महत्व का थर्ड पॉइंट है नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने एवं अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है, यानी कि प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो बच्चों, नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य या जो हमें कार्य करना है, जो संस्था के अंदर का जो लक्ष्य है, ये हमें एकदम साफ साफ पता चल जाता है जब हम नियोजन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग या फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि सभी कर्मचारियों को संस्था के अंदर, किसी संगठन के अंदर ये पता होता है कि उसको क्या करना है, और इसी कारण से सभी को अपना कार्य पूरी तरीके से स्पष्ट होता है।
कोई भी कार्य को ओवरलैप यानी कि एक ही कार्य को दो व्यक्ति नहीं करते। अगर एक ही कार्य को दो व्यक्ति करेंगे तो एक व्यक्ति द्वारा किया हुआ कार्य वेस्टफुल माना जाएगा या अपव्ययी माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार वेस्टफुल एक्टिविटीज यानी कि अनावश्यक क्रिया क्या होती है? वो क्रिया, वो काम जिसको करना जरूरी ही नहीं है। तो प्लानिंग अगर हम करते हैं अच्छे से तो क्या होता है, हमारे संगठन में, हमारी संस्था में भ्रम की जो स्थिति होती है कि किसको क्या करना है, ये समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न क्रिया यानी काम और विभाग में समन्वय स्थापित हो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाता है। सभी को पता होता है कि हमारा क्या कार्य है और उसे कैसे करना है, जिससे ये संभावना खत्म हो जाती है कि किसी आवश्यक क्रियाओं को पूरा ना किया जाए। मतलब सब कार्य जो जरूरी है वो होते हैं और जो जरूरी नहीं है वो नहीं किए जाते, और जो संस्था होती है वो कुशलता की ओर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक प्रबंधक को ये पता लग जाए कि एक महीने में एक संस्था को चलाने के लिए कितनी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो उतना ही पैसे लेके काम करेगा। इस परिस्थिति में क्या होगा, ना संस्था में पैसे की कमी होगी और ना ही अनावश्यक रूप से जो नगद होते हैं वो पड़े रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहना तो बर्बादी है। हम जो पैसा जरूरत नहीं है उसको हम बैंक में भी रख सकते हैं और उसके ऊपर ब्याज भी कमा सकते हैं। नियोजन के इम्पोर्टेंस का फोर्थ पॉइंट है, नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है, यानी कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसे कि नाम से ही पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि नियोजन जो होता है वो नए विचार को जन्म देने में मदद करता है। मान लीजिए किसी संस्था में एक प्रबंधक है, अगर वो अपने सेल्स टारगेट को बढ़ाना चाहता है तो वो ये सोचेगा कि सेल्स टारगेट को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपने दिमाग में ये सोचेगा कि भाई अगर मुझे अपना सेल्स टारगेट बढ़ाना है तो मैं इस सेल्स टारगेट को बढ़ाने के लिए कौन कौन तरीके से इस सेल्स टारगेट को बढ़ा सकता हूँ। तो वो कर क्या रहा है, वो अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि इस सेल्स टारगेट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। मतलब वो नए नए विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है और इसी प्रयास में नए नए विचार सामने आते हैं तथा उसमें और अधिक निखार लाने के लिए उसकी गहराई से अध्ययन की जाती है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग नए विचार को जन्म देता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हमारा फिफ्थ पॉइंट है, नियोजन निर्णयन में सहायक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि नियोजन जो है वो क्या करता है, हमें निर्णय लेने में मदद करता है। निर्णय लेने में मदद करने का मतलब है जो भी ऑल्टरनेटिव या काम करने के तरीके को हम सोचे हैं उनमें से जो बेहतर विकल्प है, जो सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी कार्य को करने का, वो मैनेजर उस विकल्प को चयन करता है। यानी कि अपने नियोजन की मदद से, नियोजन के अंतर्गत वो एक निर्णय लेता है कि भाई एक काम को करने के इतने सारे तरीके हैं, 5 तरीके हैं, 5 तरीकों में से जो तीसरा तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो वो कर क्या रहा है, वो निर्णय ले रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का सिक्स्थ पॉइंट है, नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है, यानी कि प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जब हम नियोजन करते हैं तभी हम ये तय कर लेते हैं, एक संस्था में जब प्रबंधक नियोजन करता है तो वो ये तय कर लेता है कि उसका लक्ष्य क्या है और वो इसे कैसे हासिल करेगा, किन क्रियाओं को, किन काम को करके वो उसको हासिल करेगा। यानी कि उस वक्त हम नियोजन करते वक्त प्रमाप बना लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि इस प्रकार काम करेंगे। अब जब हम वास्तविक रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होते हैं, कार्य को करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो अपने प्रमाप के अनुसार, जो स्टैंडर्ड्स हम प्लानिंग करते वक्त सेट किए थे, जो प्रमाप बनाए थे, उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। अगर वास्तविक कार्य
की तुलना जब हम प्रमाप से करते हैं और देखते हैं कि जो मैंने सोचा था बिल्कुल उस तरह हो रहा है, तब तो ठीक है। और अगर वास्तविक कार्य प्रमाप की तरह, प्रमाप के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्टैंडर्ड बनाए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, विचलन है यानी कि डेविएशन है, तब मैनेजर क्या करता है, संस्था में नियंत्रण करता है ताकि वो डेविएशन, वो विचलनों को वो ठीक कर सके। हम सही रास्ते पर जो सोच चुके हैं, पहले से तय कर चुके हैं, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नियोजन है वो नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लान और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये हम पढ़ेंगे, यानी कि नियोजन की सीमाएं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ओके बच्चों, बाय।